हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई जो है वो एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से चल रही होगी। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस पिछले साल 2023 में जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज की हम इस वीडियो में कंप्लीट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सितंबर के मंथ में पूछे गए थे एमटीएस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट का एक उदाहरण है। तो जो हमारा सरकारी बजट होता है उसमें जो पूंजीगत प्राप्ति होती है वो क्या होती है। तो आपका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकारी बंधपत्र की बिक्री। तो जो सरकारी बंधपत्र की बिक्री होती है वो कैपिटल रिसिप्ट का एक उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर है दूसरा, सरकारी बंधपत्र की बिक्री। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण अदायोगियों ट्रांसफ़र पेमेंट्स को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो अंतरण उदागियों और या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो होता है वो बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवा के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। तो जो अंतरण आय होती है हमारी वो क्या होती है, जब सरकार हमें पैसा देती है और हमसे बदले में ना कोई सुविधा चाहती है और ना ही किसी प्रकार का उन्हें लाभ की अपेक्षा होती है, तो उसी को अंतरण कहते हैं। आगे मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि अंतरण और भी अच्छे से क्या होता है। तो आपका इसमें फ़िलहाल अंतरण को आपको याद रखना है कि ये क्या है कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान, जो हमसे किसी भी तरह का कुछ भी अपेक्षा नहीं रखती सरकार, उसी को अंतरण कहते हैं। देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि देश के भीतर यानी कि जो हमारी बाउंड्री है देश के अंदर की, उसमें जो भी उत्पादन हो रहे हैं या फिर किसी भी तरह का मूल्यह्रास होता है तो वो सब जो कैलकुलेट होता है वो जीडीपी पे होता है। ये जो कि इजी क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमारा। तो जीडीपी आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं। जो हिंदी वाले छात्र हैं वो हिंदी में से याद रख लें और जो इंग्लिश वाले हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप इसे याद भी रख सकते हैं, कई बार डायरेक्टली फुल फॉर्म जो है वो पूछ लिया जाता है। जीएनपी का पूछ लिया जाता है, एनडीपी का पूछ लिया जाता है, एनएनपी का जो सबसे ज़्यादा इस समय इंपॉर्टेंट है वो पूछ लिया जाता है। तो एनएनपी का क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी का हो जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी का है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी का है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आपको ये सारे जो फुल फॉर्म है उसे भी याद रखने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की जो विशेषता है वो नहीं है। तो जो मुद्रा है या फिर जो मनी है, पैसा है, वो नश्वरता है, वो नाश के खिलाफ है, वो नाश नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से इकोनॉमिक्स टर्म में जो मुद्रा की विशेषता है वो नश्वर है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। कई लोगों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लगभग एक जैसा लगता है पर इसमें काफ़ी सारे अंतर होते हैं। जैसे कि इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चौथा, डेबिट कार्ड में सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जाते हैं। जो आपके पास किसी भी कंपनी का डेबिट कार्ड होगा तो उसमें आप क्या करते हैं कि आपके बचत खाते में जो भी पैसे हों वो आप एटीएम से जाकर निकाल सकते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में एक निश्चित सीमा तय करके ऋण लिया जाता है। जैसे किसी कार्ड की निश्चित जो सीमा हो सकती है वो लगभग अलग अलग बैंक की अलग अलग होती है। तो कोई 25 लाख के आसपास का आपको सीमा दे सकता है कि आप ये हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और इससे आप 25 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का अंतर हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देख लिया कि क्या अंतर है, डेबिट कार्ड में जो आपके बैंक अकाउंट में आपने जो पैसे जमा किए हैं डेबिट कार्ड से वो निकलेगा, और क्रेडिट कार्ड होता है जब जो बैंक है वो आपको पैसे देगी कि आप ये हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और आप अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी तरह की शॉपिंग कीजिए, चाहे वो 10,000 का सामान हो, 20,000 का हो, 30,000 का हो, आप शॉपिंग कीजिए और उसके बाद जो मंथली बिल आएगा उसमें पे कर दीजिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो चौथा हो जाएगा। राजस्व व्यय क्या है। तो राजस्व व्यय जो है वो दिन प्रतिदिन सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि होती है। जैसे कहीं रेलवे का ब्रिज बन रहा है, कहीं बहुत बड़ा हाईवे क्रिएट हो रहा है या फिर पुल बन रहा है और रोड बन रहा है, तो उसमें जो सरकार का दिन प्रतिदिन या फिर हर दिन का जो खर्चा होता है उसी को राजस्व व्यय कहते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं, राजस्व व्यय क्या है कि सरकार का जो दिन प्रतिदिन देश पे खर्चा हो रहा है वही राजस्व व्यय होता है। अब किसी स्कूल, सरकारी स्कूल को बनाना हो गया, ब्रिज, रेलवे का ब्रिज हुआ या फिर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, उन्हीं को कहते हैं राजस्व व्यय। बजट घाटा क्या है। तो बजट घाटा जो होता है वो राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, जो हमारा राजस्व होता है अगर उस पर जो सरकारी व्यय, सरकारी खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है तो वो घाटा में चला जाता है।
जैसा कि आप सभी को पता है, आप कम कमा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको घाटा होगा। इसी तरह सरकार के लिए भी है कि उनका राजस्व कम है पर उनका जो सरकारी खर्चा है वो ज़्यादा है, तो इसलिए उनको बजट घाटा हो जाता है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? जो सूक्ष्म वित्त संस्थान होती है वो कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसायी को उनसे संबंधित होते हैं, मतलब उनकी हेल्प करते हैं कि उन्हें अपने अगर कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो सरकार उन्हें उस हिसाब से पैसे दे सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं MFIs का एक आयाम है? तो MFIs क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो कई बार आपसे MFIs का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो MFI का फुल फॉर्म है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और ये क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच है। तो MFI जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को भी अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने हैं उनकी हेल्प करता है, मतलब उन्हें लोन देता है, पैसा देता है, इस हिसाब से वो चीज़ें देखता है। HHG बैंक लिंकेज आंदोलन, SHG बैंक लिंकेज मूवमेंट जो है वो महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से किया। तो RBI के समर्थन से SHG बैंक किसने किया? वो नाबार्ड ने किया था। जो NABARD होता है, नाबार्ड ने किया था। अब आपको जो है वो नाबार्ड का भी जो है फुल फॉर्म उसे याद रखने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स टर्म में जितने भी फुल फॉर्म है वो आप याद रख के जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपसे कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इनके फुल फॉर्म से भी पूछ लिया जाता है। तो नाबार्ड का देख लीजिए क्या है। नाबार्ड का होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। तो N से नेशनल, B से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। जो SHG आंदोलन था वो नाबार्ड ने किया था RBI के समर्थन से। फिजिकल ईयर या फिर वित्तीय वर्ष क्या है? तो वित्तीय वर्ष वो होता है जब सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष। जब सरकार अपना वित्तीय रिपोर्ट पेश करती है तो वो उनका फिजिकल ईयर हो जाता है, वित्तीय वर्ष। भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की संवहनीयता, सस्टेनेबिलिटी से संबंधित आयाम क्या है? तो सस्टेनेबिलिटी से संबंधित आयाम जो है वो है दाता निधि पर निर्भरता। तो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की सस्टेनेबिलिटी होती है दाता निधि पर निर्भरता, जो हम लोगों को जो संस्थान लोन देती है उस पर निर्भर रहती है। पूंजीगत व्यय क्या होता है? जो पूंजीगत व्यय होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर व्यय की गई धनराशि। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम लोग अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो उस पर कुछ पैसे खर्च करेंगे तभी वो डेवलपमेंट होगा। जैसे पुल बनाना है, रोड बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो उस पर जो व्यय किया गया राशि होगा वही पूंजीगत व्यय होगा। हमारी पूंजी उसमें लगी है, ऐसा कहते हैं। राष्ट्रीय आय का लेखांकन और अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन किसके लिए ये होता है? यह आर्थिक विकास है और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता देता है। तो जो लेखांकन के अंतिम, मध्यवर्ती और सेवाओं के बीच अंतर करना है तो उससे क्या हेल्प मिलती है? ये आर्थिक विकास की उत्पादकता और अधिक सटीक माप के लिए, जैसे GDP निकालने के लिए या NDP निकालने के लिए काफ़ी विशेष योगदान देता है। इसलिए इन सबों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसमें आपसे यही पूछा है कि ये अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है, अंतिम सेवा क्यों अलग है, या मध्यवर्ती जो सेकेंडरी सेक्टर है वो क्यों अलग रखा है? तो इसलिए रखा गया है ताकि उसमें एक सटीक माप मिल सके, सटीक वैल्यू मिल सके, सटीक परसेंटेज में हम निकाल सकें कि सेकेंडरी सेक्टर से इतना मिलता है हमें और थर्ड सेक्टर से हमें इतना मिलता है। इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हमारा सटीक माप दे सके। बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है? तो जब बैंकिंग में ब्याज शब्द, आप जैसा कि सभी को पता होगा कि बैंक से ज़्यादातर लोग क्या सहायता लेते हैं? लोन की सहायता लेते हैं। तो ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। तो या फिर आप बैंक में ब्याज का जो अर्थ है वो जमा पर आपको ब्याज मिलेगा। जैसे कि आपने कुछ पैसे अपने बचत खाते में जमा किए तो उसमें हर महीने आपको ब्याज मिलेगा, एक ये भी अर्थ हो सकता है। या फिर ऋण या उस पर लोन लेना, ये भी एक तरह से ब्याज से ही रिलेटेड हो जाता है। तो आपका आंसर पहला हो जाएगा कि आप बैंक में ब्याज का अर्थ है आप जो ऋण लेंगे उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, लोन लेंगे उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक प्रमुख उद्देश्य है वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और
निर्धनता निवारण, जो वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देंगे और निर्धनता निवारण, जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी पैसे कमाने के लिए प्रेरित करना। तो ये सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक उदाहरण है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वित्तीय समायोजन को बढ़ावा, मतलब कि आप अपने खुद के पैसे को कमा सकें या फिर खुद का कुछ काम करके अपनी जो निर्धनता है, जो गरीबी में लोग हैं, वो कुछ पैसे कमाकर अपने जीवन को व्यापन कर सकें। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। एटीएम का फुल फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कई फुल फॉर्म आपसे पूछे हैं, तो इसमें पूछा है एटीएम का फुल फॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कई लोग ऑल टाइम मनी वीक करके आ जाते हैं, पर ये आंसर गलत है। सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। वैश्विक आय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो वैश्विक आय जो होती है वो हमारी पर्सनल इनकम होती है, उसके संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो अंतरण भुगतान वैश्विक आय में शामिल होती है। जो अंतरण भुगतान जो है, मैंने बताया था आपको क्या है कि अंतरण भुगतान में सरकार आपको पैसे देगी, पर आपसे किसी भी तरह का जो कोई लाभ या सेवा जो होता है उसकी अपेक्षा नहीं रखेगी। तो वो ही अंतरण भुगतान होता है, या फिर उसे ही अंतरण आय कहते हैं। और पर्सनल इनकम में उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो यही पूछा है इसमें कि पर्सनल इनकम में अंतरण भुगतान जो है वो ऐड होता है कि नहीं। तो पर्सनल इनकम में अंतरण भुगतान ऐड होता है, वो शामिल होता है। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया, किस लिए? क्योंकि आपको कार खरीदना है या फिर बाइक खरीदना है, तो वो आप सरकार को किसी भी तरह का सेवा नहीं देंगे, वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो आपका जो इनकम हो जाएगा वो उसी में ऐड हो जाएगा। इनकम में वो आपका जो पैसा है वो ऐड हो जाएगा जो आपने लोन लिया है। तो इसी के लिए ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, अंतरण भुगतान वैश्विक आय में शामिल होता है। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो किसी भी इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य कार्य होता है वो विनिमय को सुगम बनाना होता है। हम जब मुद्रा का यूज़ करते हैं तो हम आसानी से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुद्रा का मुख्यतः यही कार्य है, विनिमय को सुगम बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो MFI को अच्छी तरह परिभाषित कौन करता है इस हिसाब से? तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सूक्ष्म वित्त संगठन MFI गैर लाभकारी संगठन है जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि MFI जो है वो क्या काम करता है, ये जो छोटे व्यवसायी लोग होते हैं जो अपना, जैसे मान लीजिए कि जो फर्नीचर वाला होता है कि अपने छोटे छोटे काम करते हैं, टेबल कुर्सी वगैरह बनाते हैं, तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उन्हें कौन देता है? तो वो MFI देती है। तो वो छोटे व्यवसायी को हेल्प करती है उन्हें और अच्छा काम करने में। तो इस क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा है कि MFI प्राथमिक उद्देश्य क्या है, कि MFI का क्या काम है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि MFI क्या करती है कि कम आय वाले व्यक्ति या छोटे व्यवसायी को ऋण प्रदान करती है, जैसे कि वो अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सके और अच्छा बड़ा बना सके, जो कि काफ़ी हेल्प हो जाती है छोटे व्यवसायी लोगों के लिए, जो इस तरह से छोटे छोटे अपने कामों पर निर्भर रहते हैं, अपनी जीवन को चला रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? तो जो सरकारी बजट में राजस्व व्यय होता है वो होता है हमारा सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। तो जैसा कि सरकारी बजट जब भी बनता है, जब हर साल आता है, तो उसमें कुछ राजस्व व्यय उनके खर्चे भी होते हैं। खर्चे किस टाइप के होते हैं? जो भी व्यक्ति सरकार के लिए अपना टाइम दे रहा है, अपना सरकार के लिए काम करता है, तो उनको वेतन का भुगतान भी करना पड़ता है सरकार को, उन्हें इनकम मिलती है, उनकी सैलरी होती है, तो वो उनका खर्चा हो जाता है सरकारी बजट में से। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर है वो है सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान जब होगा तो वो राजस्व व्यय में चला जाएगा, और राजस्व व्यय जो होता है वो सरकारी बजट में आता है। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम क्या है? जो हमारा व्यक्तिगत आय है या पर्सनल इनकम जो होता है वो क्या होता है? तो करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्ति और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय। जो हमारा पर्सनल इनकम होता है वो किसे कहते हैं? जैसे कि अभी आपके पास तो कोई सैलरी वगैरह नहीं आ रही होगी, पर आपके मम्मी पापा में से जो भी गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो उनकी हर महीने की सैलरी स्लिप होती है, हर महीने सैलरी होती है, हर महीने सैलरी आती है। तो जब पूरे 1 साल की सैलरी हो जाती है तो उनमें कुछ कटौतियाँ होती हैं, जैसे PF कटता है, या फिर अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी भी ली है तो उस हिसाब से वो कटते हैं। तो ये सब सारी कटौतियों से पहले वाला जो इनकम होता है, जो जिसमें कटौती नहीं होती, वो इनकम जो हो जाता है वो हमारा
पर्सनल इनकम कहलाता है। ये पूरे साल पे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक साल में एक आदमी की जो भी इनकम होती है उसे पर्सनल इनकम कहते हैं। इसी तरह डिस्पोजेबल इनकम भी होता है। वो क्या होता है वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो फिलहाल इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो पर्सनल इनकम क्या होता है कि करों और अन्य कटौतियों से पहले वाली जो इनकम होती है व्यक्ति की, वही पर्सनल इनकम होती है। किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति और व्यवसाय द्वारा अर्जित कुल लाभों को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करना, ये आय विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? ये आय विधि कहलाती है, जब अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। इसे कौन सी विधि होती है? ये आय विधि होती है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है, ये हर शिफ्ट में लगभग पूछ ही लिया जाता है। बैंकिंग में ऋणधार या कोलेटरल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बैंकिंग में जो ऋणधार या कोलेटरल शब्द होता है वो ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई हुई संपत्ति होती है। जो हमारा कोलेटरल प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। जैसे आपने कभी अगर किसी को देखा हो जो लोन लेते हैं, तो लोन के लिए उन्हें या फिर कुछ चीज़ें सामान के तौर पे अपनी रखनी पड़ती है उसकी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी मनी जैसा टाइप कुछ। तो ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में रखी गई कुछ संपत्ति। तो अगर आपने इतना इनकम या फिर इतनी संपत्ति ली है कहीं से, तो उसे कुछ चीज़ें देनी भी पड़ेंगी सिक्योरिटी के लिए, तो वो गिरवी रखा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसके पहले क्वेश्चन में बताया, ये आय विधि कहलाती है। ये देखिए अगले ही शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, इसलिए ये कई बार रिपीट होते रहते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। तो कुल खर्च का योग करके जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो आय विधि द्वारा, ये व्यय विधि द्वारा किया जाता है। तो इसमें आंसर क्या है? तो इसमें आंसर जो है वो व्यय विधि द्वारा किया गया है, जो सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करना। निम्नलिखित में से कौन सी विनियामक संस्था सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीआई। तो इसका जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की देखरेख और विनियमन के लिए ज़िम्मेदार है वो है आरबीआई। ऐसे कोई भी चीज़ें जो उसके लिए आरबीआई वो करता है, उनको समझाता है या फिर उनके ऊपर निगरानी रखता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हमेशा आरबीआई बनेगा, क्योंकि ये बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो जो भी ऑर्डर ये देगा वो सभी बैंकों को लगभग मानना ही होता है। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? जो हमारा बचत खाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? जमा पर ब्याज अर्जित करना। तो जो हमारा बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट जिसे कहते हैं, तो अगर आपने उसमें कुछ पैसे रखे हुए हैं तो उस पर क्या होता है कि उस पर कुछ परसेंटेज में आपको ब्याज मिलता रहता है बैंक की तरफ से। वो अलग अलग बैंक का अपना अलग अलग परसेंटेज होता है कि आपने अगर अपने सेविंग अकाउंट में 20-25 हज़ार रुपये रख रखे हैं तो उस पर आपको कुछ महीने में हर महीने ऐसे ब्याज जुड़ता जाएगा, कभी 30 रुपये, कभी 50 रुपये, तो ऐसे जुड़ते जाएंगे। सरकारी बजट क्या है? तो जो हमारा सरकारी बजट होता है वो होता है किसी विशिष्ट अवधि के लिए सरकार के अपेक्षित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण। तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसी विशिष्ट अवधि के लिए, एक किसी टाइम पीरियड के लिए सरकार के लिए अपेक्षित राजस्व और व्यय पे वित्तीय विवरण, कि हमने इस बार इतना देश के लिए सोचा है, इतना हमारा खर्चा है और इतना हमारा जो है वो रेवेन्यू होगा। तो वही हमारा सरकारी बजट हो जाता है। जैसे इस बार 2024 का बजट आया, आपने देखा कि किन किन चीज़ों के लिए कितना पैसे अलॉट किए गए हैं, इसके लिए इतना पैसे लगेगा, इसके लिए इतना पैसे लगेगा, तो वही हमारा कहलाता है एक टाइम पीरियड के लिए अपेक्षित राजस्व और व्यय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्था एमएफआई का एक उदाहरण है? तो एमएफआई का एक उदाहरण है बंधन बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमएफआई क्या करती है, छोटे व्यवसायियों को कुछ लोन देती है अपने कारोबार को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, तो उन्हीं में से बंधन बैंक जो है वो आता है। बंधन बैंक से कई बार बहुत सारे लोग लोन लेते हैं जो अपने काम में यूज़ करते हैं। अपने जो व्यवसायी भाई बंधु लोग हैं वो अपने काम को और अच्छा तरीका या फिर बड़ा बनाने के लिए यहाँ सब बैंकों से लोन ले सकते हैं। तो उसी का एक उदाहरण है बंधन बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का लाभ है? तो भारत में जो है वो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का लाभ है वो वित्तीय समावेश में वृद्धि। जो वित्तीय समावेश में वृद्धि होती है वो सूक्ष्म संस्थाओं का लाभ होता है। कारक लागत फैक्टर कॉस्ट को डैश नाम से भी जाना जाता है।
तो फैक्टर कॉस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनपुट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। फैक्टर कॉस्ट क्या कहलाता है हमारा? फैक्टर कॉस्ट होता है इनपुट कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट होता कैसे है, होता क्या है? तो फैक्टर कॉस्ट होता है जैसे कि कोई भी चीज़ का जो रॉ मूल्य होता है, जैसे कि अगर फैक्ट्री में कोई 20 रुपये की कॉपी बन रही है तो फैक्ट्री के द्वारा उस कॉपी पे लगाया गया जो भी पैसा है वो उसका फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में या फिर कहीं किसी कारखाने में बन रही कोई भी चीज़ का फैक्टर कॉस्ट या इनपुट जो हमें उस पर लगाना है कि मेरे फैक्ट्री से इस कॉपी पर 20 रुपये लग रहे हैं, तो ये उस कॉपी का उस टाइम का फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। अब ये कॉपी आगे जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फिर मार्केट में जाएगी, फिर दुकानों पे जाएगी, फिर होलसेल सेलरों के पास जाएगी, तो उसमें अपने चार्जेस के हिसाब से कुछ पैसे ऐड होते जाते हैं, कुछ रुपए ऐड होते जाते हैं। तो वो 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 7 रुपये ऐसे करके ऐड हो जाएगी और आपको ये कॉपी मिलेगी मार्केट में जब आप एक दुकान से ख़रीदेंगे टैक्स के साथ। तो टैक्स के साथ ये आपको 35 रुपये की मिलेगी। इसमें आपको टैक्स भी पे हो गया आपका, आपने जो कॉपी ख़रीदी 35 रुपये की, और बाकी सारे जो इसके पीछे लोग थे उनको भी अपने हिस्से का प्रॉफिट परसेंटेज में मिल गया। तो यही होता है फैक्टर कॉस्ट। जब आप कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं तो वो उसकी मार्केट प्राइस पे होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फैक्टर कॉस्ट को इनपुट कॉस्ट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति क्या होती है कि राजस्व स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राज्य स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो उनका राजस्व प्राप्ति होती है। जैसे कोई कंपनी बहुत अच्छा कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर अपने सामान को, अपनी सुविधाओं को बेच रही है लोगों को, हम जो इंडिया में रहते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट हिस्सा होता है वो सरकार को दिया जाता है। तो इसका कुछ परसेंटेज में जो टैक्स होता है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जो एक कंपनी है वो अपना सामान बेचती है तो उसमें जो उसका प्रॉफिट है अपना प्रॉफिट रख लेगी, पर जो सरकार को टैक्स देना रहता है तो ये राजस्व प्राप्ति में आ जाता है वो सारी चीज़ें। तो वो जो लाभांश है वो आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, राजस्व स्वामित्व वाले उद्यम में प्राप्त लाभांश। जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियों, ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमी एक्टिविटीज़ और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन एग्रीगेट मेजर को के रूप से जाना जाता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था सीमा पार आर्थिक गतिविधियाँ जो होती है वो जीएनपी होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जो सीमा पार वाली चीज़ें होती हैं वो नेशनल में आ जाती है, जीडीपी पे नहीं आ जाती। जैसे कि हमारा कोई भी जो इंसान है वो देश के बाहर जो है वो काम कर रहा है तो उसका जो इनकम कमाया हुआ है वो देश में आकर जुड़ेगा तो वो जीएनपी हो जाता है। तो समग्र आकलन के लिए जीएनपी का यूज़ किया जाता है। जीडीपी में देश की सीमा के भीतर जो बनता है, पर जीएनपी में जो हमारे देश की सीमा के बाहर कई कंपनियां हैं, कई लोग हैं जो पैसा कमाकर इंडिया को भेज रहे हैं, तो वो जो इनकम है वो जीएनपी में ऐड हो जाती है। तो इसी हिसाब से इसका आंसर जीएनपी हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोज्य आय या फिर डिस्पोजेबल इनकम को दर्शाता है? तो इसमें आपसे डिस्पोजेबल इनकम पूछा है। मैंने आपको पर्सनल इनकम बताया था कि वो क्या होता है कि करों और कटौतियों से पहले, तो ये डिस्पोजेबल इनकम जस्ट इसका अपोजिट होगा, उसी का अपोजिट है। करों और अन्य कटौतियों के बाद जो व्यक्ति की और परिवारों का अर्जित आय है वो उनका डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है। जैसे कि आपके पापा महीने में जो भी एक मंथली इनकम कमाते हैं वो पूरे 1 साल के लिए होगा, 12 महीने से जो भी उनकी पूरी राशि होगी, तो वो अगर कुछ लाख में है या 6 लाख 8 लाख ऐसे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स जिसे कहते हैं। फिर आपका पीएफ वगैरह कुछ कटेगा, तो इस हिसाब से कुछ कटौतियाँ होंगी। और कटौतियों के बाद जो साल का पेमेंट बनेगा, जैसे हर महीने कटौती होगी तो हर महीने की कटौती जोड़ कर 12 महीने तक कुल आय माइनस कुल कटौती कर देंगे, तो जो एक नेट प्रोडक्ट, जो नेट इनकम आएगी वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। हर साल इनकम टैक्स देने के बाद जो पीएफ वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह माइनस करने के बाद जो हर साल एक इनकम, फिक्स इनकम आएगी वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। इसी तरह पर्सनल इनकम क्या होती है, जो हर साल, हर महीने में जो आप पैसा कमा रहे हैं तो वो हर साल जब पूरा जुड़कर ऐड होगा वो पर्सनल इनकम हो जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, और जिसमें कटौती हो जाएगी वो डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? जो हमारे व्यावसायिक बैंक हैं, जिसे कमर्शियल बैंक भी कहते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया और इलाहाबाद बैंक या इंडियन बैंक भी कह सकते हैं, तो ये सारे जो बैंक हैं इनका मुख्य स्रोत क्या है? ये ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बैंक तो चाहती ही है कि आप उनसे आकर लोन लीजिए,
तो इन्हीं का उनमें जो है वो लाभ का हिस्सा होता है। तो ऋण और अग्रिम राशि पर अगर आप लोन लेंगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देंगे तो बैंक का फ़ायदा है। इसलिए बैंक चाहती है कि आप हमारा ये स्कीम ले लीजिए, आप हमसे ये लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए, बाइक लोन ले लीजिए, होम लोन ले लीजिए। तो इस टाइप के लोन आपको बेचने की कोशिश करती रहती है और कुछ लोग लेते भी हैं, तो वो उनको अच्छा खासा ब्याज अमाउंट देते हैं हर महीने, ईएमआई वगैरह ऐसे करके। तो उनका ये मुख्य स्रोत है, जैसे कि लोगों से ब्याज अर्जित करना। कौन सी संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करती है? तो जैसा वित्त सूक्ष्म संस्था जो होती है वो सहयोग से सहायता प्रदान कौन करती है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी भी कहा जाता है। तो सिडबी का भी फुल फॉर्म देख लीजिए। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी का जो फुल फॉर्म है वो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया था क्या कि जो इनको सहायता प्रदान करती है, तो कौन सहायता प्रदान करती है? तो ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जो है वो सहायता प्रदान करती है किसे? भारत के सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को। जैसे एमएफआई जो मैंने इससे पहले बताया वो सूक्ष्म वित्त संस्थान है, तो उनके पास पैसे कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा। वो आगे कैसे देंगे? अगर एमएफआई आगे किसी को पैसा देगी जो अपना छोटा व्यापारी है तो एमएफआई से लेगा, और एमएफआई जो है वो किससे पैसे मांगेगी? तो वो सिडबी उसे प्रदान करती है कि आप ऐसे लोगों को हेल्प कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस बजट? तो बैलेंस बजट से आप सभी को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि बैलेंस कहाँ होगा, जब आपकी चीज़ें इक्वल रहेंगी। तो ऊपर वाले में नॉट इक्वल है, नीचे वाले में लेस है, और लास्ट वाले ऑप्शन में मोर है। तो हाँ, इक्वल जैसा कुछ शब्द नहीं आया, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन बनता। अगर आपको नहीं भी आता तो बस कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर इक्वल होता है रेवेन्यू के, तो वो बैलेंस बजट के बराबर हो जाता है, उसे बैलेंस बजट ही कहा जाता है। तो बैलेंस बजट क्या होता है? जब एक्सपेंडिचर बराबर है आपके रेवेन्यू के, मतलब आप जितना जो है वो, जैसे आपका जो कमाया हुआ है और जो खर्च किया हुआ है वो दोनों बराबर है, तो वो बैलेंस बजट इस टाइप का हो जाता है। बैलेंस बजट क्या होता है? एक्सपेंडिचर जो इक्वल होना चाहिए रेवेन्यू के। व्हाट डज़ द टर्म ओवरड्राफ्ट मीन इन बैंकिंग? जो बैंकिंग में आपने सुना होगा कि ओवरड्राफ्ट या फिर ड्राफ्ट जो है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जो ओवरड्राफ्ट होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी होती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ये समझ लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो ओवरड्राफ्ट दोस्तों ये होता है, ये एक क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा होती है। जैसा क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बताया था कि पैसे आपको बैंक ही देगा। अगर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है तो आप ओवरड्राफ्ट की हेल्प से कुछ एक ऐसी धनराशि जो होती है, जो कुछ अमाउंट होता है, वो आप बैंक से उधार ले सकते हैं। भले ही आपके अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं हो, पर फिर भी आप 2 लाख 4 लाख ऐसे कुछ एक लिमिट होगा, तो उस लिमिट को फिक्स करके आप बैंक से उतने पैसे ले सकते हैं। बैंक आपको मना नहीं करेगा। ओवरड्राफ्ट के भी कुछ नियम शर्तें होती हैं, टर्म कंडीशन होती है, तो उसमें इतना डीप में नहीं जाना है हम लोगों को। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी होती है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपको अचानक से किसी को ऑपरेशन कराना है, या फिर मैरिज आन पड़ी है, या फिर किसी भी कोई भी तरह की फाइनेंशियल मतलब आवश्यकता पड़ती है, तो आप ओवरड्राफ्ट की मदद से कुछ हेल्प ले सकते हैं बैंक से। तो इसका फाइनली मतलब यही होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल फैसिलिटी। निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की एक विशेषता है? तो विशेषता इसमें से क्या है? वंचित लोगों को वित्तीय सेवा प्रदान करना। तो सूक्ष्म वित्त संस्था क्या करती है? जो उस चीज़ों के लिए वंचित हैं, मतलब उन्हें नहीं पता कि हमें कैसे पैसा मिलेगा, हम अपने इस छोटे से बिजनेस को कैसे आगे ले जाएं, तो उनके लिए क्या विशेषता है कि वो सूक्ष्म वित्त संस्था जो एमएफआई वगैरह होती हैं उनसे वो पैसे ले सकते हैं, तो उनको ये सेवा मिल जाएगी कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो ऐसे लोगों को, वंचित लोगों को वित्तीय सेवा प्रदान करना ही होता है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को। व्हाट इज़ अ प्रोमिनेंट ट्रेंड इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया? जो प्रोमिनेंट ट्रेंड है वो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इंडिया का, वो क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विस। जो इंटीग्रेशन मोबाइल बैंकिंग सर्विस है वो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में आ जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विस। निम्नलिखित कथन किसने कहा? मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। मनी इज़ वॉट मनी डज।
तो ये किसने कहा था? तो ये प्रोफेसर वॉकर जो थे उन्होंने ये कहा था। अगर आपके एमटीएस में इस टाइप के क्वेश्चन या फिर यही वाला क्वेश्चन आता है तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं कि ये कथन किसका है, ये कोट किसने कहा था कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। ये कहा था प्रोफेसर वॉकर ने। तो आप इन नामों को याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से सरकारी बजट में पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। तो सरकारी बजट में पूंजीगत व्यय, अब सरकार अपने बजट में से कहाँ खर्च करेगी ये आपसे पूछा गया है। तो सरकार अपने बजट में से जब कुछ हिस्सा खर्च करेगी वो कैसे खर्च करेगी इस ऑप्शन के अनुसार? तो वो है सैन्य उपकरणों की खरीद में। सैन्य उपकरण क्या होते हैं? जैसे कि मिलिट्री फोर्सेस के लिए, नेवी के लिए, आर्मी के लिए जो कुछ उपकरण होते हैं, जैसे कि फायर जेट हो गया या फिर जो गन्स, वेपन, टैंक या फिर ऐसे तोप वगैरह जो होती हैं वो कहीं बाहर देश से खरीदते हैं। जैसे पावरफुल देशों से ख़रीदा जाता है, अमेरिका से, रशिया से, तो यहाँ सब चीज़ों से ख़रीदते हैं। तो वही उनका पूंजीगत व्यय हो जाता है कि हमने सरकारी खर्चे में से इतना खर्चा जो है वो इन सब चीज़ों पे किया है। जैसे कि फ़ाइटर जेट वगैरह जो होती है वो इंडिया में उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं हो पाती, पर बाहरी देशों में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, तो सरकार उनसे वो चीज़ खरीद लेती है। तो वही उनका पूंजीगत व्यय में से आ जाता है जो सैन्य उपकरण होती है। तो इस जो ऐसे बहुत सारी चीज़ें खरीदती है सरकार, पर इस ऑप्शन के अनुसार सैन्य उपकरणों की खरीद जो होती है वो पूंजीगत व्यय भी कहलाता है। कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? तो जो कौन सा घाटा है जो ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है तो वो राजकोषीय घाटा हो जाता है। राजकोषीय जो घाटा होता है वो क्या दर्शाता है? ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को। बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बैंक का स्टेटमेंट होता है वो मुख्य उद्देश्य किस लिए होता है? तो आय और व्यय पर नज़र रखना। जो बैंक स्टेटमेंट है वो आय और व्यय पर नज़र रखती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? जो मुद्रा का कार्य नहीं है वो है वस्तु विनिमय प्रणाली। जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें मुद्रा का कोई कार्य नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता? जो हमारा राष्ट्रीय आय निकलता है, ग्रॉस नेशनल इनकम जो निकलती है हमारी, जैसे नेशनल इनकम जो निकलती है उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर उन्हें शामिल कर लेंगे तो उनकी गिनती 2 बार हो जाती है। मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से वो दोहरी गणना में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक बिस्कुट के पैकेट को फैक्ट्री के अंदर गिन लिया है तो अब वो दुकान पर जाएगा तो वापस से उसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इसलिए 2 बार उन चीज़ों को नहीं गिनते हैं। ऐसे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो इसलिए उन सबको एक ही बार गिना जाता है। तो इसलिए मध्यवर्ती वस्तुओं को आप याद रख लीजिए, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इससे उनकी गणना 2 बार हो जाएगी। कौन सा वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर से संबंधित की जांच करता है? तो कौन सा वक्र जो है वो फिलिप्स वक्र है। तो जो फिलिप्स कर्व होता है वो मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंधित की जांच करता है, बेरोजगारी और मौद्रिक मजदूरी। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम के संबंध में डिस्पोजेबल इनकम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये मैंने आप दोनों को बता दिया है। दोनों ही पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम आपको जानते हैं क्या होता है ये दोनों। तो प्रोज आय हमेशा व्यक्तिगत आय से कम होती है। तो जो हमारा डिस्पोजेबल इनकम है, जाहिर सी बात है वो कटौतियों के बाद का इनकम है तो वो तो कम ही होगा। और जो हमारा पर्सनल इनकम है वो व्यक्तिगत आय से कम होती है। जो पर्सनल इनकम से हमेशा कम रहेगी क्या? डिस्पोजेबल आय, क्योंकि डिस्पोजेबल आय में कटौती हो जाती है और पर्सनल इनकम में कटौती नहीं होती है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, ये था हमारा एसएससी एमटीएस इकोनॉमिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चन जो है वो एसएससी एमटीएस जो सितंबर महीने में हुआ था वो पूछे गए हैं। ये मैंने आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप इन्हें एक बार फिर से वीडियो देख के रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके एमटीएस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें कर पाएँ। और एक एडवाइस और देना चाहूँगा कि जैसा आपने देखा कि हिंदी में इकोनॉमिक्स के टर्म जो है, शब्द है वो काफ़ी कठिन होते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़नी है तो आप ऐसे चैनल को फॉलो कीजिए जो मतलब आपसे अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स के बायलिंगुअल शब्द में बता सकें, जो इंग्लिश में ज़्यादातर चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। जैसे कि व्यक्तिगत आय देखिए कितनी कठिन लग रही है, प्रोज आय जो है वो कितनी कठिन है, लेकिन जब आप पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम सुनेंगे तो वो इजी रहेगा। तो इस हिसाब से आप इकोनॉमिक्स को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो फिलहाल मेरे वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो और सारी देखनी है तो हमारे इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को भी अच्छे से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे एमटीएस के और किसी अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।